देखो, इस लेक्चर में हेस लॉ के बारे में बात करेंगे और हेस लॉ के न्यूमेरिकल मैं तुम्हें बता देता हूँ कौन कौन से हैं और उन्हें कैसे करना है। ठीक। तो सबसे पहले तो हेस लॉ क्या होती है? इसको हम कहते हैं हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। लॉ ये है कि रिएक्शन को चाहे आप एक स्टेप में कराइए और चाहे कई सारे स्टेप्स में कराइए, जो उसके साथ एंथैल्पी चेंज एसोसिएटेड है वो सेम रहेगा। ठीक। तो रिएक्शन चाहे एक स्टेप में हो चाहे बहुत सारे स्टेप में हो, उसके साथ जुड़ा हुआ एंथैल्पी चेंज सदा सेम रहेगा। ठीक। तो अगर हम इसका एक एग्जांपल बनाना चाहें, मान लीजिए आप यहाँ ग्राउंड फ्लोर पर खड़े हैं, ठीक है, और आपने ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर जाना है। अब हो सकता है कि आप एक जंप लगाकर ऊपर पहुंच जाएं, हो सकता है आप स्टेयर्स से जाएं, ठीक है, बहुत सारे स्टेप्स में जाएं, हो सकता है आप रैंप के थ्रू जाएं। लेकिन हर एक केस में जो हाइट आप राइज करेंगे, चढ़ेंगे, वो हाइट तो सेम रहेगी। तो रिएक्शन चाहे एक स्टेप में हो और चाहे बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप में हो, एंथैल्पी चेंज सदा सेम रहता है। देखो, इसके लिए एक एग्जांपल है। ये ओवरऑल रिएक्शन है। इस रिएक्शन में कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं? CO2 गैस बना रहे हैं। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या है? C सॉलिड प्लस O2 गैस, और इससे बन रहा है CO2 गैस। और इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज है वो है -393.5 किलो जूल। लेकिन ये रिएक्शन एक्चुअली दो स्टेप्स में होती है। इसका पहला स्टेप क्या है? इसका पहला स्टेप है कि कार्बन का एटम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है और पहले बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो पहले स्टेप में कौन सी गैस बन रही है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और इस में जो एंथैल्पी चेंज आ रहा है पहले स्टेप में, वो आ रहा है -110.5 किलो जूल। अब दूसरे स्टेप में क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का मॉलिक्यूल और ज्यादा ऑक्सीजन गैस उठाता है और वो चेंज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। अब देखो, जो इसका एंथैल्पी चेंज है इस रिएक्शन का, वो कितना है? वो है -283.5 किलो जूल। ठीक है, ये लिखने में नहीं आ रहा है, यहाँ 283.5 किलो जूल है। ओके। अब अगर मुझे ओवरऑल एंथैल्पी चेंज निकालना है तो मैं स्टेप 1 और स्टेप 2 के एंथैल्पी चेंज को आपस में जोड़ दूंगा, तो मुझे ओवरऑल रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज मिल जाएगा। तो देखो, जब मैं -110.5 में -283.5 जोड़ूंगा तो वैल्यू क्या मिलेगी? -393.5। तो देखो, ये सेम वैल्यू आ गई ना। तो चाहे आप रिएक्शन को एक स्टेप में कराइए चाहे एक से ज़्यादा स्टेप में कराइए, एंथैल्पी चेंज जो होता है वो सेम रहता है। अब देखो, इसका एक क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक। तो आप सब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें और इस क्वेश्चन में कुछ जरूरी बातें आपको देखनी है। देखो, इसमें है कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ बेंजीन टेक्स प्लेस एट 298 केल्विन। ठीक। जो भी इंफॉर्मेशन आप नोट कीजिए, एट दिस मच टेम्परेचर एंड दिस मच प्रेशर, आफ्टर कंबशन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड and 3267 kilojoule of heat is liberated. Calculate the standard enthalpy of formation of benzene or standard enthalpy of formation of carbon dioxide and water are given. देखो, इसमें जो ओवरऑल इक्वेशन है पहले तो उसको ढूंढो। आपसे कहा गया है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक। लाओ मैं इसको थोड़ा सा श्रिंक कर देता हूं। ओके। अब इसको लिखने में थोड़ी आसानी रहेगी। देखिए, सबसे पहले हम ओवरऑल इक्वेशन फ्रेम करें। हमसे कहा गया कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। तो अपना क्वेश्चन क्या है? यू हैव टू कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। इसकी इक्वेशन बनाइए। आपने क्या बनाना है? आपने 1 मोल बेंजीन बनाना है। किस चीज से बनाना है? इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनाना है, कार्बन सॉलिड प्लस 3H2 गैस। तो ये आपकी क्वेश्चन इक्वेशन जिसके बारे में आपसे पूछा गया है। अब इसके अलग अलग स्टेप्स दिए गए हैं, इस ओवरऑल इक्वेशन के अलग अलग स्टेप्स आपको दिए गए हैं।
देखे कौन कौन से स्टेप हैं। देखो मैं इसको थोड़ा टुकड़ों में डिवाइड कर लूँ जिससे लिखने में आसानी हो और तुम्हें समझने में आसानी हो। तो ये जो क्वेश्चन इक्वेशन है, ऊपर वाली इक्वेशन है, ये 3 स्टेप्स में होगी। कौन कौन से स्टेप में होगी? लाओ देखें। पहले स्टेप 1, पहला स्टेप है कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ बेंजीन टेक्स प्लेस। तो आपने 1 मोल बेंजीन को जलाना है। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में जलाना है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाना है। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और क्या बनेगा? वाटर बनेगा। और इसका एंथैल्पी ऑफ कंबशन कितना है? डेल्टा H1 लिख देता हूं, ये है -3267 किलो जूल। अब इसको बैलेंस कर लो भाई, यहाँ 6CO2 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ 15/2 O2 आ जाएगा, और यहाँ पर 3H2 हो जाएगा। और इसकी एंथैल्पी चेंज कितनी है? -3267। ये पहला स्टेप हो गया भाई। अब एक काम करो, अब दूसरा स्टेप ढूंढो कहाँ पर। ठीक, देखो यहाँ मैं लिखूंगा एंथैल्पी चेंज राइट साइड में, और लेफ्ट में लिखूंगा इक्वेशन कौन सी है। स्टेप 2 में तुमसे कहा गया है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, यहाँ पढ़ो देखो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 कितनी है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 दे रखी है तुम्हें, हाउ मच? 393.5। देखो यहाँ लिख दिया है छोटा सा मैंने 393.5। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, चलो इसको। ठीक, तो क्या इक्वेशन बनेगी? कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस, और इससे बनेगा CO2 गैस। तो इसका एंथैल्पी चेंज हो गया 393.5। और तीसरे स्टेप में ध्यान से देखो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर दे रखी है 285.83। तो H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस मिलकर क्या बना रहे हैं? H2O लिक्विड। और इस रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज दे रखी है -285.83 किलो जूल पर मोल। ठीक, अब देखो एक बात मेरी याद रखना, 3 स्टेप्स हैं इसमें जिनको हम कहते हैं कॉमन, इनवर्स और मल्टीप्लाई। सबसे पहले ये छांटो कि आपकी बेस इक्वेशन में, क्वेश्चन इक्वेशन में और स्टेप 1 में क्या कॉमन है। देखो मैं मार्क कर देता हूं, इन दोनों में C6H6 कॉमन है। तो आपने कॉमन पार्ट छांट लिया C6H6। ठीक, अब इसमें और इसमें छांटो क्या कॉमन है, क्वेश्चन इक्वेशन में और स्टेप्स में क्या कॉमन है। कार्बन कॉमन है, चलो कार्बन को आपने सर्कल कर लिया। अब क्वेश्चन इक्वेशन में और थर्ड स्टेप में क्या कॉमन है? हाइड्रोजन कॉमन है, तुमने हाइड्रोजन को मार्क कर लिया। तो जो जो कुछ कॉमन था वो तुमने छांट लिया। तो पहले स्टेप में क्या छांटना था? कॉमन छांटो। पहला स्टेप है कॉमन, छांट लिया। अब दूसरा स्टेप है, ये देखो किसी इक्वेशन को इन्वर्स तो नहीं करना है, उल्टा तो नहीं करना है। देखो क्वेश्चन इक्वेशन में बेंजीन है प्रोडक्ट साइड में, और स्टेप में है ये रिएक्टेंट साइड में। तो हमें इस इक्वेशन को इन्वर्ट करना होगा। ठीक है, इसको रिवर्स करना होगा। चलो इसको इन्वर्स करना है। अब दूसरी इक्वेशन को कंपेयर करो, इसमें भी कार्बन रिएक्टेंट है क्वेश्चन इक्वेशन में, इसमें भी कार्बन रिएक्टेंट है, तो ये सही है, इसको इन्वर्स करने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन इक्वेशन में हाइड्रोजन और हमारी स्टेप में हाइड्रोजन, थर्ड स्टेप में हाइड्रोजन, दोनों सेम साइड है, तो इसको भी इन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो कॉमन का सिस्टम देख लिया, इन्वर्स का सिस्टम देख लिया। अब तीसरी चीज है कि क्या किसी इक्वेशन को किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, इस चीज को हमने चेक करना। अब एक बात देखो, इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में C6H6 कॉमन था, यहाँ भी एक ही बेंजीन का मॉलिक्यूल है, यहाँ भी बेंजीन का एक मॉलिक्यूल है, तो कोई मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं। लेकिन इस इक्वेशन में, मेन इक्वेशन में और स्टेप 2 में, यहाँ कार्बन 6 है, यहाँ कार्बन 1 है, तो पूरी इक्वेशन को आपने 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ हाइड्रोजन 3 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है, तो पूरी इक्वेशन को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जो कुछ भी कॉमन इनवर्स मल्टीप्लाई के हमें इंडिकेशन दिए गए हैं, हम उन इंडिकेशंस को अब दोबारा से उसी तरीके से लिखना शुरू करेंगे। ठीक, देखिए मैं एक टेबल बना लेता हूं यहाँ पर, जिससे आसानी हो हमें समझने में। ओके, चलिए हमारी कौन कौन सी इक्वेशन थी भाई? पहली इक्वेशन को बस इन्वर्स करना था, इस इक्वेशन को केवल
इन्वर्स करना था, तो इसे उल्टा करके लिखो 6CO2 प्लस 3H2O gives you C6H6 प्लस 15/2O2, और इसकी एंथैल्पी को आप प्लस 3267 कर दो। क्यों प्लस कर दो? प्लस इसलिए कर दो क्योंकि इक्वेशन को तुमने इन्वर्स किया। अब दूसरी इक्वेशन को सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई करना है, इन्वर्स तो करना नहीं। तो 6 कार्बन प्लस 6O2, दिस विल गिव यू 6CO2, और इसकी डेल्टा H को क्या करो, -393.5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो। जो काम तुम इक्वेशन में कर रहे हो वही एंथैल्पी में कर दो। तीसरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है, इन्वर्स करने की जरूरत नहीं है। 3H2 प्लस 3/2O2, दिस गिव्स यू 3H2O, और इसकी एंथैल्पी को, थर्ड एंथैल्पी को आप -285.8 को मल्टीप्लाइड कर दें, किससे? 3 से। तो जो काम आपने किए इसमें कॉमन इन्वर्स मल्टीप्लाई की यहाँ कर दी। अब क्या प्रूफ है कि आपने सब कुछ ठीक किया है? आप एक काम करो, आप इन तीनों इक्वेशंस को 1 2 3 को जो मॉडिफाई करी है आपस में काट कर देखो कि क्वेश्चन इक्वेशन आती है नहीं आती है, ये वाली इक्वेशन बन पाती है नहीं बन पाती है। चलो देखो, ये हो गया 6.5O2 यानी 7.5O2, ये 7.5O2, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन कट गया, 3 वाटर से 3 वाटर कट गया, क्या बचा अब इसमें? CO2 से CO2 कट गया, आपके पास बचा 6 कार्बन प्लस 3H2 गिव्स यू C6H6। तो जरा ध्यान से मैच करो, क्या ये इक्वेशन, ये जो मैं रेड डॉट लगा रहा हूँ, ये यही वाली अपनी क्वेश्चन इक्वेशन है? बिल्कुल है। तो बस अब आपने इतना काम करना है कि इन तीनों का अलजेब्रिक सम कर देना है, और सम करने के बाद ये जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है -48.51 किलो जूल पर मोल। तो इस कंसेप्ट को आप ध्यान रखिएगा, कॉमन, इनवर्स और मल्टीप्लाई, ठीक। और क्वेश्चन ये आपका इंपॉर्टेंट है, लीजिए मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ जिससे क्वेश्चन भी आपको विजिबल हो जाए और आंसर भी दोनों तरफ से आपको विजिबल हो जाए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर जरूर लीजिएगा, ठीक। अब ये पूरी तरह से आपको विजिबल होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। अब बॉन हेबर साइकिल की बात अभी नहीं करेंगे क्योंकि समय थोड़ा कम है। इसी तरीके से ये एक क्वेश्चन है हेस लॉ का। देखिए, कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपको 3 इक्वेशन दी गई हैं और उनकी मदद से एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन आपने पता करनी है। तो देखिए, इस बार हम पहले ही एक टेबल बना लेते हैं जिससे मामला खराब ना हो, ठीक। यहाँ तो क्वेश्चन इक्वेशन लिखेंगे और इसमें हम स्टेप 1 लिखेंगे, स्टेप 2 लिखेंगे, स्टेप 3 लिखेंगे। तो इसको ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ क्वेश्चन इक्वेशन आ जाएगा, यहाँ एंथैल्पीज आ जाएंगी और इस टेबल को हम यहाँ बंद कर देते हैं। चलिए, अपनी क्वेश्चन इक्वेशन क्या है पहले तो ये देखिए। क्वेश्चन इक्वेशन ये है कि कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, ये अपनी क्वेश्चन इक्वेशन है। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन ये आपने पता करनी है, ठीक। अब इसके लिए पहले तो इक्वेशन बनाओ। कार्बन सॉलिड हाइड्रोजन गैस के साथ मिलकर बनाएगा CH4 गैस, ये टारगेट इक्वेशन है। स्टेप 1 देखो, आपको गिवन है स्टेप 1 C+O2CO2। क्या स्टेप 1 में क्या गिवन है? स्टेप 1 में आपको गिवन है कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स यू CO2 गैस, और इसका एंथैल्पी चेंज डेल्टा H1 कितना है? वो है -393.5 किलो जूल पर मोल। सेकेंड स्टेप में आप देखिए, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ मिलकर क्या बना रहा है? H2O लिक्विड, आप लेफ्ट साइड में भी देख सकते हैं। तो इसका जो एंथैल्पी चेंज है डेल्टा H2 वो कितना है? -285.8 किलो जूल पर मोल। और बाई थर्ड स्टेप में मीथेन गैस
ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रही है और बना रही है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, स्टेट नहीं लिखी है मैंने इसमें। डेल्टा H3 कितना है, -890.3 किलो जूल पर मोल। अब 3 स्टेप एग्जीक्यूट करने हैं, वही कॉमन, इनवर्स, मल्टीप्लाई। देखो यहाँ लिखे हैं कॉमन, इनवर्स, मल्टीप्लाई। आपकी क्वेश्चन इक्वेशन में, इस इक्वेशन में और इसमें क्या कॉमन है, कार्बन का कॉमन है। अच्छा, ऑक्सीजन को कभी कॉमन मत लेना। अच्छा, कार्बन कॉमन है, कार्बन इसमें भी रिएक्टेंट साइड में, इसमें भी रिएक्टेंट साइड में, मतलब ठीक है, इन्वर्ट करने की जरूरत मत नहीं है, इन्वर्स करने की, और मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है, हाइड्रोजन कॉमन है। ठीक, अब हाइड्रोजन दोनों में कॉमन छांट लिया। अब इसमें भी हाइड्रोजन रिएक्टेंट है और इसमें भी हाइड्रोजन रिएक्टेंट है, मतलब ये सही है। लेकिन एक समस्या है कि इसमें हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल है, इसमें दो, तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेना। अब इस इक्वेशन में और लास्ट इक्वेशन में कॉमन क्या है, मीथेन। देखो ऑक्सीजन को कभी कॉमन मत लेना। अब इसमें मीथेन क्या है, प्रोडक्ट, इसमें मीथेन क्या है, रिएक्टेंट। तो इसे इन्वर्स करने की जरूरत है और मल्टीप्लाई करने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ एक एक ही मॉलिक्यूल। तो जो कुछ स्टेप हमने यहाँ देखे, अब उन स्टेप्स को दोबारा से हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ओके, दोबारा से हम एक टेबल बनाएंगे, 3 स्टेप्स हैं और लास्ट स्टेप में हमारी सेम इक्वेशन, क्वेश्चन इक्वेशन आ जानी चाहिए। ठीक, चलो भाई। ओके, पहली इक्वेशन में क्या चेंजेस किए आपने, पहली चेंज इक्वेशन में कुछ आपने चेंज नहीं किया। कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स यू CO2 गैस। और जब इक्वेशन में चेंज नहीं किया तो डेल्टा H1 उतना ही रहेगा, -393.5। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब दूसरी इक्वेशन में देखिए क्या चेंज किया, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2H2 गैस प्लस O2 गैस मिलकर बनाएंगे क्या, 2H2O लिक्विड। और डेल्टा H2 कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाइड बाई -285.8। ठीक है, तो इसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब तीसरी इक्वेशन में क्या करना है, इन्वर्स करना है, उल्टा करना है इसको। तो आप लिखेंगे CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड। जितनी सफाई से काम करोगे उतना बढ़िया, मीथेन गैस प्लस 2O2 गैस। और डेल्टा H3 को आप इन्वर्ट कर दीजिए, प्लस 890.3 कर दीजिए, 890.3 है। लाओ ठीक कर देता हूँ मैं इसको, थोड़ा गंदा लग रहा है। ठीक है, 890.3। अब जरा काटो पीटो इनको, ये काटने पीटने के बाद सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो क्या कटेगा, 2 वाटर से 2 वाटर कट गए, 2 ऑक्सीजन से 2 ऑक्सीजन कट गए। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड कट गया। कटने के बाद क्या बचा, कार्बन सॉलिड प्लस 2H2 गैस, क्या बचा, मीथेन गैस। तो अब ध्यान से देखो कि ये तुम्हारी यही वाली इक्वेशन आ गई, क्वेश्चन इक्वेशन आ गई या नहीं आ गई। और अगर क्वेश्चन इक्वेशन आ गई तो बस इन तीनों का एल्जेब्रिक सम कर दो, तो डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन कितना आएगा, तीनों को जोड़ने के बाद -74.8 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। ठीक है, तो ये हेस लॉ के क्वेश्चन है, बड़े आराम से आप कर सकते हैं और आप इन क्वेश्चंस को इम्पोर्टेंट मानकर चलिएगा। ठीक, आते जरूर हैं एग्जाम में। देखिए ये एक क्वेश्चन और है, अब इस क्वेश्चन को आप अपने आप कीजिएगा, मैं इसको आपके लिए स्क्रीन पर लगाकर छोड़ दे रहा हूँ। इसका पूरा सॉल्यूशन आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक, आप इस पूरे क्वेश्चन को पढ़िएगा, इसका सॉल्यूशन भी सामने है। ठीक, नेक्स्ट बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में बात करेंगे, बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी के बारे में। देखो दो बड़े सिंपल कंसेप्ट हैं। व्हेन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड एनर्जी इज रिलीज्ड। दो बेसिक बातों पर आप करेंगे काम। जब बॉन्ड बनते हैं, व्हेन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, जब बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। एंड व्हेन बॉन्ड्स आर ब्रोकन देन एनर्जी इज एब्जॉर्ब। जब बॉन्ड टूटते हैं तो उस समय एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो बॉन्ड का बनना एक्सोथर्मिक प्रोसेस है
और बॉन्ड का टूटना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब जरा स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज बॉन्ड एंथैल्पी, तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन मोल ऑफ बॉन्ड्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप आर फॉर्म्ड फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम्स इन गैसियस स्टेट। ठीक। अब कई बार ऐसा होता है कि एक ही मॉलिक्यूल में एक ही तरह के कई बॉन्ड होते हैं। मान लीजिए मीथेन का मॉलिक्यूल में ले रहा हूं, मीथेन में कार्बन हाइड्रोजन के देखो 4 बॉन्ड है। अब मैं मार्क कर देता हूं, ये पहला बॉन्ड है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो क्वेश्चन ये है कि क्या चारों की एनर्जी बराबर है? ऐसा जरूरी नहीं है कि चारों की एनर्जी बराबर हो, उनमें थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। देखो यहाँ मार्क कर रखा है मैंने, पहले बॉन्ड की एंथैल्पी है 427 किलो जूल पर मोल, दूसरे की है 439 किलो जूल पर मोल, तीसरे की है 452 और चौथे बॉन्ड की एनर्जी है 347। तो हम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की एंथैल्पी कैसे कैलकुलेट करें? तो उसके लिए हमें एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है। और एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी कैलकुलेट करने का तरीका सीधा सा है कि जितने बॉन्ड हैं उस टाइप के सब एंथैल्पीज को जोड़कर, सबकी एंथैल्पीज को जोड़कर नंबर ऑफ बॉन्ड से डिवाइड कर दो। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी मीथेन के मॉलिक्यूल में आएगी 416 किलो जूल पर मोल। ओके। अब इस बॉन्ड एंथैल्पी को हम क्यों पढ़ रहे हैं? वो हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि बॉन्ड एंथैल्पीज की मदद से हम रिएक्शन की एंथैल्पी निकाल सकते हैं। देखो एक फार्मूला है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स। अक्सर हम प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं, लेकिन इसमें क्या है, रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स। बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स। आप रिएक्टेंट्स की बॉन्ड एंथैल्पीज को जोड़िए और उसमें से प्रोडक्ट्स की बॉन्ड एंथैल्पीज को माइनस कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मिल जाएगी। देखो एक ये इलस्ट्रेशन इसमें मैंने बना रखा है। ठीक। इस इलस्ट्रेशन को देख लो, ये भी एक हेस लॉ का ट्रीटमेंट है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक। देखो हेस लॉ का एक न्यूमेरिकल और है, ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, एक बार इसको देख लेते हैं कि कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेनॉल यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। ठीक। ये वाला इक्वेशन है, और पहले हम लाइन खींचकर तैयारी कर लें, अपना पेज तैयार कर लें। यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन इक्वेशन, यहाँ लिखेंगे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। ठीक है। यहाँ इसमें जो ऑपरेशन करेंगे वो लिखेंगे, मल्टीप्लाई वगैरह करने का। यहाँ पर एंथैल्पी चेंज लिखेंगे। ओके। तो सबसे पहली चीज़ एक देखो, क्वेश्चन में क्वेश्चन इक्वेशन क्या है? क्वेश्चन इक्वेशन ये है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेनॉल। तो डेल्टा एच एफ CH3OH ये तुम्हें पता करना। तो पहले इसकी इक्वेशन बना ली जाए। इक्वेशन कैसे बनेगी, कार्बन सॉलिड प्लस 2H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, और इससे क्या बनेगा, CH3OH। ये अपनी क्वेश्चन इक्वेशन। अब इसके पहले पार्ट को इक्वेशन भी गिवन है, CH3OH लिक्विड combines with 3/2 O2 gas to form CO2 गैस और 2H2O लिक्विड। इसकी डेल्टा H1 की वैल्यू दे रखी है -726 किलो जूल पर मोल। सेकेंड स्टेप में इक्वेशन है कार्बन सॉलिड ऑक्सीजन गैस, दिस गिव्स यू CO2 गैस, और इस इक्वेशन में डेल्टा H2 कितना दे रखा है, -393 किलो जूल। और तीसरी इक्वेशन है H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस मिलकर बनाएंगे H2O लिक्विड, और इसकी डेल्टा H3 है -286 किलो जूल पर मोल। चलो भाई अब इसमें वही काम करते हैं, कॉमन इनवर्स मल्टीप्लाई का। पहली इक्वेशन में और क्वेश्चन इक्वेशन में मीथेनॉल कॉमन है, कॉमन छांट लिया। लेकिन इसमें मीथेनॉल प्रोडक्ट है, इसमें मीथेनॉल रिएक्टेंट है, तो इस इक्वेशन को इन्वर्स करना पड़ेगा। यहाँ भी 1 मोल मीथेनॉल का है, यहाँ भी 1 मोल मीथेनॉल का है, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। अब क्वेश्चन इक्वेशन में
और सेकंड स्टेप में कार्बन कॉमन है, कार्बन यहाँ भी रिएक्टेंट, यहाँ भी रिएक्टेंट, इन्वर्स करने की जरूरत नहीं है, कार्बन यहाँ भी एक, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ कॉमन चीज क्या है, हाइड्रोजन, दोनों में हाइड्रोजन कॉमन है, दोनों में रिएक्टेंट साइड पर है, लेकिन यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 1, तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इतना काम करने के बाद जो कुछ तुम्हें मिला उसको एक बार फिर से लिख लेते हैं, ठीक, और देखते हैं कि सब कुछ ठीक है या नहीं है। देखिए पहली इक्वेशन में क्या ऑपरेशन किया है आपने, क्या चेंजेस किए हैं। पहली इक्वेशन को सिर्फ आपने इन्वर्ट किया है, तो क्या बन गया ये, CO2 प्लस 2H2O गिव्स यू CH3OH प्लस 3/2O2। क्योंकि आपने इसको इन्वर्स किया है तो डेल्टा H1 माइनस 726 की जगह प्लस 726 हो जाएगा। दूसरी स्टेप जैसा था वो वैसा ही लिख दीजिए, C+O2CO2, इसकी एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं आएगा, ये 393 ही लिखी जाएगी। तीसरे स्टेप में आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2H2, अब बन गया ये O2, 2H2O, और डेल्टा H3 कितना आ गया, अब आ गया ये -286 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब देखो जो चीज़ें कॉमन है वो काटो, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड कैंसिल हो जाएगा, 2 वाटर से 2 वाटर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ ऑक्सीजन कितने है 1.5, तो लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन कितना रह जाएगा, हाफ, ठीक है। और क्या क्या बचा है यहाँ पर, इधर कार्बन बच गया, 2H2 बच गया, हाफ O2 बच गया, और इधर CH3OH बच गया। तो देखो ये इक्वेशन तुम्हारी क्वेश्चन इक्वेशन आ गई या नहीं आ गई, ये दोनों इक्वेशन सेम आ गई या नहीं आ गई, बिल्कुल सेम आ गई। तो अब बस आपने क्या करना है, आपने इन तीनों को आपस में जोड़ देना है, और इन तीनों को ऐड करने के बाद आपकी जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आएगी किसकी, मीथेनॉल की, वो आ जाएगी -239 किलो जूल पर। ओके, तो ये हेस लॉ के यहाँ तक क्वेश्चन हो गए।